निकालो पेज नंबर 10 में इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहा गया है, कौन सा लीजिएगा, a solution of substance X is used for whitewashing. So this is in text questions case 10. X को white washing के लिए यूज किया जाता है। X is used for white washing. Name the substance, Mohit, and write its formula. Calcium hydroxide. Correct. Substance is used for whitewashing. आरिश नहीं बता सकते, चलो मैं और Slave line. कोई बात नहीं। A substance is used for whitewashing. अनुष्का, Calcium oxide. हाँ, that is calcium oxide. उसका नाम है। Write, name the substance X is X, and इसका फार्मूला क्या है? Its formula is CaO. अगला देखो, Sir, that write the reaction of X with water. sir, मतलब इसका slave line पे whitewashing. स्लेग लाइन यूज होता है, कह रहा है उसमें लिखो राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स विद वाटर। तो स्लेग लाइन लिखोगे, स्लेग लाइन से तुम अगर घर में करोगे कपड़ी निकल जाएगी, चूने से ही बनाया जाता है। ऐसा ना सोचो कि वो बन जाए फिर सुखा लें, पानी में घोल के सुखा लें, वो स्लेग लाइन होता है, वो पाउडर होता है। उसको पानी मिलाओगे तुम्हारे घर में पुताई नहीं हो पाएगी। सही है। अब एक्स की तुम्हें किससे रिएक्शन करानी है, तो एक्स यही होना चाहिए कि नहीं तो रिएक्शन कैसे करा पाओगे? स्लेग लाइन तो खुद ही CaOH होल ट्वाइस होता है। ठीक है, तो राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स, तो दैट इज CaO प्लस वाटर, ये हो गया एक्स, तो क्या बनेगा CaOH होल ट्वाइस, इसको कहेंगे स्लेकेड लाइन। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब ऑफ एक्टिविटी? So that is during electrolysis of water, that is 2H2O, electricity, से 2H2 plus O2, ये कहाँ पर रियाना आएगा? क्या नाम है तुम्हारा? रियाना। हाँ, Yes, sir. ये कहाँ पे आएगा? H2 कहाँ कलेक्ट होगा? Cathode. हाँ, एट कैथोड, और ये क्या एट, Anode. तो पूछ रहा है वाई द गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड इज डबल ऑफ द अदर। क्लियरली फ्रॉम अबव इक्वेशन हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज डबल ऑफ द ऑक्सीजन। इतना ही लिखना है बस। क्लियरली फ्रॉम अबव इक्वेशन volume of H2 produced is double of oxygen and it is collected at cathode. आगे देखिए। नाउ हम लोगों ने कुछ रिएक्शन देखी। सबसे पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक से लेस Fe है, Fe से लेस कॉपर है, और कॉपर से लेस क्या है? Ag। तो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस
substance displaces less reactive substance from its salt solution. मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है? देखो, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन या रिलीज इलेक्ट्रॉन। मेटल में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। जैसे सोडियम है, सोडियम 281 है क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सोडियम बना देगा और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसकी ये टेंडेंसी है कि अपना ऑक्टेट पूरा करे, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे और एक कैटायन बनाए। सर दो ने एक इलेक्ट्रॉन एक मिलाओ, सही। और ये देखो, तब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और कैल्शियम क्या करेगा? 2882, ये भी मेटल, ये सेकंड ग्रुप का मेटल है, तीसरे नंबर का। तो ये भी क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये भी अपना आउटर मोस्ट ऑक्टेट पूरा करेगा बोरन बरी रूल के हिसाब से। सही है। मेटल में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। मेटल फॉर्म्स कैटायन, करेक्ट। ये सभी चाहते हैं कि कैटायन के रूप में रहे क्योंकि सभी मेटल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें टेंडेंसी किसकी है? जिंक। सब चाहते हैं लेकिन किसी की ज्यादा टेंडेंसी होती है, किसी की कम। मेटल फॉर्म्स कैटायन बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी होती है? नॉन मेटल, ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। चाहे आप ऑक्सीजन को ही ले लो तो ये 2,6 है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो क्या होगा? कहीं से भी मिल जाए तो ये O2 माइनस बना देगा। वैसे तो इसकी जो आउटर ऑर्बिट है इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6। एक इलेक्ट्रॉन आया, वो कहने लगा कि हम यहाँ आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन और आया, वो यहाँ आ गया। तो इसके हो गए कि नहीं ऑक्टेट? ऑक्साइड आयन बन गया, ऑक्साइड आयन। जो लेता है उसमें आइड लग जाता है और जो देता है उसमें ईएम लगता है, तो इसलिए कौन सा आयन बना? आयन। बोलो, समझ में आ गई बात नहीं? तो एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। जो देने वाला होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, राजा रंग। कभी रंग और राजा बोला गया क्या? राजा और भिखारी, राजा और रंग, राजा और देने वाले का नाम पहले। इसलिए द डोनर इन केमिकल फार्मूला क्या होगा? डोनर, जो डोनर है इज रिटन फर्स्ट एंड एक्सेप्टर आफ्टर दैट। इसका मतलब क्या है? जैसे सोडियम में, सोडियम के सेंटर में प्रोटॉन रहे होंगे और इसकी अलग अलग ऑर्बिट है। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने थे? और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन था। जबकि कैल्शियम का कैसा था? ये 281 है, इसको सोडियम कहेंगे। और जबकि कैल्शियम का देखो, कैल्शियम की भी 3 शेल्स थी, ऑक्यूपाइड सेल्स। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन था, दूसरी सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आसमा, करेक्ट। आप भी बोलो, करेक्ट। क्लोरीन
क्लोरीन में थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप बोलो। हाँ बोलो अनुष्का। 7। तो दैट इज, ये सब 9th का है, इसमें कोई वो इशू नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है कि नहीं? अब ये यहाँ पे इसकी एक वैकेंसी खाली, ये चाहता है इसको एक मिल जाए और उसके पास एक फालतू भी है, तो ये दे देगा और ये ले लेगा, कहेगा ठीक है मैंने एक अपना इलेक्ट्रॉन बाहर डस्टबिन में रखा, जाकर उठा दो ले लो, हमें नहीं चाहिए, बाहर ही फेंक ही देगा वो, जिसको लेना ले लो। सही है? तो जब इसने दे दिया तो इसके सेंटर में अब 11 प्रोटॉन हो गए, और जबकि देने के बाद इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे। अच्छा, इसके सेंटर में 17 प्रोटॉन तो थे और 17 इलेक्ट्रॉन भी थे, लेकिन एक अब इसे मिल गया है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इस पे नेट एक निगेटिव चार्ज आ गया, 1 निगेटिव चार्ज आ गया, 1 निगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ गया बताओ? 1 पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है। तो जब इसने दे दिया तो अब ये Na+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और इसके पास अब 2 ही ऑर्बिट रह जाएगी, तो इसलिए Na+ में सिर्फ अब 2 ऑर्बिट है, 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि क्लोरीन में कितनी ऑक्यूपाइड ऑर्बिट है? बताओ जरा आविश, बताओ। हाँ बोलो बोलो, बताओ। 7 क्यों बोल रहे हो जब इसने इसको एक दे दिया? 2 8 7 तो अभी है, 17 तो इसमें होते ही हैं, एक और मिल गया ना, तो अब इसके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पर एक निगेटिव चार्ज आ गया और इस पर कैसा चार्ज आ गया? और ये दोनों अब आपस में अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होकर के बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे, प्लस माइनस, फिर इसके बाद बगल में एक और Cl- आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, एक पूरा क्रिस्टल बना देंगे। क्या बना देंगे? एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको कहेंगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। वो क्रिस्टल, वैसे सोडियम का क्रिस्टल आपने देखा भी होगा, उसका कुछ ना कुछ ऐसा कलर होगा। ऐसे सोडियम के भी तो क्रिस्टल्स होते हैं, ये नेचर में पाया जाने वाला सरफेस है क्रिस्टल, तो ऐसे इसका क्रिस्टल बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस अल्टरनेट चिपकते चले जाएंगे। और सोडियम के बड़े बड़े पहाड़ देखे गए हैं, बाहर भी तुमने खड़ा नमक, काले नमक के पत्थर देखे कि नहीं, कैसे क्रिस्टलाइन होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। ये सोडियम क्लोराइड का रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, दैट इज Na+ को ग्रे माना गया है, हमने सोडियम दिखाया भी आपको। इसी तरह क्लोरीन हरी गैस होती है, तो अल्टरनेट है, कभी 2 ग्रीन एक साथ नहीं है, प्लस ये ग्रे ग्रीन ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर। सही है? इट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो ये अब, लेकिन नाम पहले ईएम का लिखा जाएगा, बाद में आइड का। तो सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, और यही कॉमन सॉल्ट है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि मेटल और नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी है। ये आगे की बात है। यानी मेटल देने के लिए फेमस है, नॉन मेटल लेने के लिए। इतना समझ में आ गया तुमको कि नहीं? अब देखिए, नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लेता होगा आविश? नाइट्राइड बनाने के लिए नाइट्रोजन देता होगा। हाँ, लेता होगा। लगभग सही आपका जिगिशा, सही एग्जैक्टली। वो 9th का है ना, वो उस क्लास में ये आए नहीं होंगे, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो 2 5 है, और 3 इलेक्ट्रॉन लेके बना देगा। हम तुमसे कठिन पूछेंगे ही नहीं। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? ऑक्सीजन 2 लेता है कि देता है? 2 लेता है। लेता है, ले ही रहा है। तो O2-,
ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 6 था, क्या बना दिया? फ्लोरीन कितने लेता है और क्या बनाता है? फ्लोराइड बनाता है। और क्या लेता है? एक लेता है, दैट इज फ्लोरीन में 2 7 और 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा? प्लस माइनस। फ्लोरीन एटम है और ये फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, और ये फ्लोरीन एटम है। इसी तरीके से क्लोरीन 287 है, वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा? एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड आयन। 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और Cl माइनस, दैट इज 288, तो इसको कहेंगे क्लोराइड आयन। चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें आपको पता चल गई कि मेटल देते हैं और नॉन मेटल देते हैं, इतना समझ आ गया। चलो नाउ जिंक ने FeSO4 के साथ रिएक्शन की, तो क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? FeSO4 ने Fe ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन की, तो क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? और कॉपर ने AgNO3 के साथ रिएक्शन की, तो क्या ये होगी या नहीं होगी? मोहजीत, इसमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी? होती हैं। तो इसमें क्या बनेगा? Zn प्लस ZnSO4 और प्लस Fe, यहाँ क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu, और यहाँ देखो Cu, यहाँ बताओ CuNO3 whole twice plus CuNO3 होल ट्वाइस और प्लस, Ag. क्योंकि यहाँ 2 है तो इस पे 2 लगाओ और यहाँ 2 लगाओ, करेक्ट। CuNO3 होल ट्वाइस का सोल्यूशन किस कलर का होता है? ब्लू। FeSO4 का सोल्यूशन क्या होगा? ग्रीन। सबके साथ एक्वियस लिखना। और ये कलरलेस, ये भी एक्वियस है, ये ग्रीन, तो ये ग्रीन से कलरलेस हो गया, ये ब्लू से क्या हो गया? ग्रीन हो गया, और ये कलरलेस से। अगर जिंक AgNO3 के साथ रिएक्ट करे तो क्या कुछ होगा मोहजीत? बोलो। जिंक ZnNO3 होल ट्वाइस और प्लस 2 Ag। जिंक नाइट्रेट का क्या कलर होगा? हाँ करेक्ट, क्योंकि ये जो जिंक है, ये देख लो, ये ZnO है। ZnO दांत के फिलिंग के काम में आता है। नीचे आनंद मेडिकल स्टोर मिल जाएगा, सबसे सफेद है दांत, जिसमें कैविटी होती है, जिंक ऑक्साइड, इसकी फिलिंग की जाती है। तो ये समझ लो फर्स्ट, सेकंड और 12 ग्रुप के साल्ट कलरलेस होते हैं, इससे ज्यादा तुम्हें जानना ही नहीं। फर्स्ट ग्रुप में जितने भी हैं, तुम चाहे सोडियम का साल्ट ले लो, सब सोडियम के रखे हैं इसमें। जितने दिख रहे हैं व्हाइट वाले, ये पहले, दूसरे और 12वें ग्रुप के ही हैं जो व्हाइट वाले, पानी में डालना। सही है। कौन कौन से ग्रुप के बोलो तो? अच्छा Pb है, Pb का साल्ट PbNO3 होल ट्वाइस, तो वो भी कलरलेस व्हाइट होता है कि नहीं होता है? इस ग्रुप के सभी कलर, ये Pb का तो एक एक्सेप्शन है क्योंकि बीच में, क्योंकि PbO येलो भी होता है, लेकिन इनका एक्सेप्शन मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन, जिंक का हो चाहे कैडमियम का हो चाहे मर्करी का हो, सब कैसा होगा? कलरलेस या व्हाइट साल्ट। दोनों बात समझ में आ गई? सही है। सो ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 12 salts are colorless, other salts are colored, okay? ग्रुप 1, 2 और साथ में 13, 12 ये salts are white, इनके salts white है और इनका जो solution है वो कैसा होगा? बोलो। कलरलेस, क्योंकि नमक वाइट होता है लेकिन उसका सोल्यूशन क्या होगा? कलरलेस। अगर इनका आइडियल क्रिस्टल बना दिया जाए तो ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन पीस पीस के चूरा बना दो तब तो वाइट हो ही जाएगा। अच्छा अब आगे की बात।
ना इस तरीके से इन सब की आपने रिएक्शन देखी। ये पेज नंबर किसमें है, चेक करो, पेज नंबर 11 देखिए, उसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी गई है। हम लोगों ने कुछ रिएक्शन करी थी, उन रिएक्शन का अभी हम लोग परिणाम देखेंगे। व्हाट इज द रिजल्ट। इसमें बहुत सारा कॉपर नीचे गिर चुका है और ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में मैंने जिंक डाला था। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कुछ लिखा ही नहीं है, लिख लो। तो जिंक को अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, बोलो। Cu बच जाएगा और ZnSO4 प्लस Cu, ये परसों की हुई रिएक्शन है कि नहीं। तो अब ये कैसा सोल्यूशन होगा, बोलो। आशना, कलरलेस, जैसा कि यहाँ देखने को भी मिल रहा है। और जबकि ये कैसा सोल्यूशन होगा, ब्लू। और साथ में जो कॉपर निकला है वो जिंक की रॉड पे डिपॉजिट है, वो तुम लोग देख लो। ये सावधानी से मैंने निकाल दिया। अब ये सब कॉपर है, चाहे तुम छू के भी देख सकते हो, कैसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें ब्राउन लगेगा, थोड़ा सा हाथ में लेकर उसको देखो, ये कॉपर देखो, हाथ में लेकर ये कॉपर, ठीक है। और ये जिंक की रॉड पतली हो गई होगी, अभी हम पोंछ के भी दिखाएंगे। ये देखो, ये सब कॉपर इस पे चढ़ गया, थोड़ा सा लेके देखो, ब्राउन है, रेड ब्राउन। परसों हम लोगों ने रिएक्शन कराई थी, तब ये ब्लू कलर का सोल्यूशन था। आज कैसा है, आज देखो इसका कलरलेस हो गया कि नहीं। ये किसका सोल्यूशन है डियाना, ZnSO4, ठीक है ना। ZnSO4, अगर ZnSO4 में Mg डाल दिया जाए तो क्या होगा, करेक्ट। ये इन्होंने बता दिया, सबसे पहले अनुष्का ने बताया। वही तो वो भी बोल रही है कि उसे मालूम है पूरी रिएक्टिविटी सीरीज, मग अल मंजन, भाई वो जानती है। जानामि धर्मम च में प्रवृत्ति, और मेरी प्रवृत्ति भी है उसने तुरंत बता दिया। और कॉपर भी तुमने देख लिया, ये देखो कॉपर अभी भी चढ़ा हुआ है कॉपर, सही है कि नहीं। इसको ठीक से हम पोंछ लेंगे, थोड़ा रब कर देंगे, बढ़िया जिंक आ जाएगा। अभी तो चढ़ ही गया है, सही है। ये देखो जिंक पे कॉपर ही आ गया है। मैं इसको एमरी पेपर से रब कर दूंगा, कॉपर फिर से आ गया, सही है। चलो, तो हाँ अनुष्का, तुमसे कुछ पूछना था। कितनी बात हो गई। ये देखो, ये मैंने नेल डाल दिया था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो जरा इसका वाटर ये निकाल लें सोल्यूशन। नेल डाल दिया तो ये सोल्यूशन कैसा हो जाना चाहिए, ग्रीन या लाइट ग्रीन, ये लाइट ग्रीन ही है, इसे मान लेना चाहिए, ठीक है कि नहीं। और ज्यादा लेते तो फिर और अच्छा पता चलता, थोड़ा सा टर्बिड लाइट ग्रीन रहेगा, लेकिन ये इस पे भी कॉपर आ गया नेल पे, देख लो कॉपर है कि नहीं, वही चीज। सही है, चेक करो। ये वही चीज है, ठीक है ना। देखो नील नीचे, ऊपर कॉपर आ गया, है वही चीज। चलो, तो दो बात आप लोगों को पता चल गई। आगे की बात अब देखें। एक हमारे पास अविश का मैग्नीशियम रिबन भी था, वो भी तो देखो भाई। तीन चीज थी आपके पास, क्या क्या चीज थी। मैग्नीशियम रिबन का क्या हाल है, मैग्नीशियम रिबन में भी आसपास कॉपर इकट्ठा हो गया। वो उठाएंगे तो थोड़ा बहुत रहेगा, थोड़ा बहुत तो क्या होगा वो तो पता नहीं। ये समझ में आया, थोड़ा थोड़ा इस पे कॉपर जम भी गया।
गल ही गया। सही है। अब आगे देखो, ठीक है। चलो, तो हमने, और ये सोल्यूशन किसका बन गया? खैर इसमें तो हमने मेनली जिंक का लिया था, तो जिंक से इतने छोटे से क्या होगा, मेनली जिंक से इसमें सोल्यूशन। चलो, अब आगे देखो ना, हमारे पास जिंक सल्फेट सोल्यूशन है। जरा ध्यान दीजिए कि आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वीडियो में भी देख ली और एक्चुअली भी देख ली, और भी कोई होगी तो आप बोल दो, मैं करके दिखा दूंगा, सब एक जैसी ही है। तो अभी अभी आपके सामने अनुष्का ने अपने ज्ञान का मुजाहिरा किया। दैट इज लिक बासरनाका मग अल मनजन करफीगड टोनी आइतो फेहगाग बर्तो पट कल सही है। इतना समझ आ गया? इसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, इसमें दैट इज टिप्स टू यूज रिएक्टिविटी सीरीज। This series consists of metals and non-metals. Metals and non-metals. इतनी बात हो गई। अपर मेटल, कोई भी जो अपर मेटल होगा वो कैसा होगा? इज मोर रिएक्टिव, ये थर्ड चैप्टर में भी काम में आएगा, देन लोअर मेटल। 45 पेज पे दी है ये सीरीज। लोअर मेटल मतलब जो लिथियम है वो बेरियम से ज्यादा रिएक्टिव है। बेरियम किससे? सोडियम से। सोडियम किससे? मैग्नीशियम से। और मैग्नीशियम किससे? जिंक से। बोलो सही है? ऐसी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं Mg लूं और ZnSO4 लूं तो आरिश क्या होगा? ये तो सब अंदाजे से बताए ना, पता MgSO4 plus ये ऐसे होल ट्वाइस इनका मतलब फैशन होगा कि किसी में भी लगाओ तो सुनने में कितना कूल साउंड करना है, जबकि दोनों की बाईवैलेंट सी है। तो ऐसे कुछ भी मत लगाओ, उसको मोहजीत को बोलने दो, ऐसी वो ज़्यादा जानता है। सही है, क्योंकि दोनों की दो वैलेंसी है। होल ट्वाइस किसे लगाना? Ag की तो सिंगल थी तब तो लगाया, इसमें इसकी सिंगल थी तो इसका 2 इसमें लगाया, इसमें इसकी सिंगल थी। बोलो सही है? चलो, सिल्वर सल्फेट का फार्मूला बताओ। अब देखो, अब सही बताया कितना मतलब टैलेंट है, तब बता पा रहा है। मतलब इसने सल्फेट का 2 यहाँ लगाया और सिल्वर का सिंगल लिया। यही आरिश है, इसी की हमें खोज थी। सिल्वर फॉस्फेट का फार्मूला बताओ। और किसी से पूछवाने सब बता देंगे, तुम्हें बताना। मोहजीत की ओर मत देखो, वो हेल्प नहीं करेगा इस बार। सिल्वर फॉस्फेट, हाँ बोलो। Ag3PO4, क्योंकि इसका 3 इस पे लगा दिया। बोलो सही है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का बताओ और पेन पाओ। एल्यूमिनियम नाइट्राइड बोलो।
नाइट्राइड। AlNO3 होता है। ये बहुत अच्छा होता है। इन्होंने तुरंत समझ लिया कि एल्यूमिनियम Al होता है और नाइट्राइड N होता है। ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अपने मुंह से सबका मन जीत लिया है, इसीलिए इनका नाम मोहजीत पड़ गया। इसका 3 इसमें लगाया, इसका 3 इसमें। बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग नाइट्रेट का बता देते, नाइट्राइड पूछो, ठीक है, जैसे कि बिना 9th पढ़े 10th में उछल के आ गए, ऐसे भी बता। इतनी बात समझ आ गई। अपर मेटल मोर रिएक्टिव, तो Mg मोर रिएक्टिव है जिंक से कि नहीं? अच्छा, 4 नॉन मेटल के नाम बताओ जो इस सीरीज में है। That is I2. This series contains, ये H प्लस है। H कौन सा है यहाँ पे? ये प्लस वाला, ये कैटायन का काम करेगा, माइनस वाला काम नहीं करेगा। और यहाँ जो Fe 2 बार आया है, ये 2 प्लस वाला, ये 3 प्लस वाला, ये अभी हम बताएंगे क्या इसका मतलब। सही है। इसके आगे ये किसी से रिएक्शन करेगा तो FeCl3 बनाएगा, 3 की वैलेंसी देगा। और यहाँ वाला जब आगे इसे रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? ये यहाँ वाला यहाँ तक करेगा किसी से भी रिएक्ट। जैसे इसने कॉपर से किया था तो बताओ क्या हुआ था? ये 2 की वैलेंसी दे पाया था, लेकिन यही आगे चला जाता, Fe को सिल्वर से कराते तो ये 3 का फंक्शन करता। आपने देखा ना कि FeSO4 बनाया था, और यहाँ अगर इसको Ag के साथ लगाते तो Fe2SO4 होल थ्राइस बनाता, फेरिक सल्फेट। सही है। चलो, कहने का मतलब है अपर मेटल मोर रिएक्टिव है, so it displaces the lower metal from its salt solution. सही। so it displaces lower metal from salt solution. अब देखो, ऑल मेटल्स, अगला चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ये इस पे बेस्ड है। ऑल मेटल्स अबव हाइड्रोजन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, क्योंकि वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है। ये हाइड्रोजन कैटायन है, तो जो ऊपर वाले हैं ऑल मेटल्स अबव हाइड्रोजन, वो क्या करेंगे? डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जरा ध्यान दो, जिंक और प्लस H2SO4 ये रिएक्शन में करके दिखाऊंगा, तो इससे क्या होगा बोलो? Zn प्लस H2SO4। बताइए, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है कि जिंक? दोनों में चेक करो। ये H प्लस की भूमिका निभा रहा है, और ये जिंक Zn वाली, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक। जिंक कहेगा भाई तुम हटो, हम देंगे। सामंत कैसे दे सकता है? राजा देगा। तो क्या बना देगा बोलो? ZnSO4 plus H ZnSO4 plus H2 प्लस H2। सही है। और इस रिएक्शन में कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस क्या एक फ्यूल है कि नहीं है? तो आपसे कहा जाएगा, जरा बुक में देखो, मान लीजिए कि जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन कराई जाए तो क्या होता है? जरा इस चीज को देखो। दैट इज, अगर जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लो और सल्फ्यूरिक एसिड, चेक करो पेज नंबर 19 निकालो। रिएक्शन सब एक है, इसलिए एक साथ ही बता दे रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर सब एक है। दिखाया पेज नंबर 19 में एक डायग्राम बना हुआ है, तो उसमें क्या दिखाया गया है ये देखो, कि मैं भी वही काम कर रहा हूं। जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स, तुम जिंक डालो, मैग्नीशियम डालो, उससे कोई मतलब नहीं। देख लो, मैग्नीशियम, क्योंकि अविश के पास मैग्नीशियम है इसलिए मैं मैग्नीशियम डालूंगा, MgSO4, और तब भी तो H2 गैस निकलेगी। सही है। ये देखो, ये भी वही चीज है, Mg भी तो ऊपर है, तो इसलिए जिंक के भी ग्रेन्यूल्स हैं, मैं मैग्नीशियम डाल देता हूं। ये देखो, अब आप कुछ चीजें देखिए। नाउ चलो,
सा मैग्नीशियम ले लेता हूँ, दिया जा सकता है, मैग्नीशियम ले लेता हूँ। ये देखो, ये मैग्नीशियम का मैंने वायर ले लिया, सही है। और इसमें अब एसिड डालेंगे और उसमें मैं मैग्नीशियम डाल दूंगा, ये देखो, ठीक है। तो रिएक्शन देखिएगा, इसी में मैं क्या डाल दूंगा, एसिड डाल दूंगा। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड, चाहे HCl कुछ भी। बुक में सल्फ्यूरिक एसिड है, पेज नंबर 90 में आपने देखा कि नहीं? तो अब वो डालेंगे और एक माचिस लेंगे। हम हाइड्रोजन का कंफर्मेटरी टेस्ट करने जा रहे हैं। तुम लोग पॉप साउंड सुनना, पॉप ऐसी आवाज आनी चाहिए। तो इसमें हाइड्रोजन कलेक्ट करेंगे इन्वर्टर टेस्ट ट्यूब में, और अविश आग लगा देगा, तो उससे हम देखेंगे। इसमें मैंने मैग्नीशियम डाल दिया, देखो क्या डाल दिया, मैग्नीशियम। अब इसमें मैं थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालने वाला हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब है, इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं डाल देता हूँ। स्किन पे लगेगा तो स्किन हट जाती है। अब ये रिएक्शन होने लगी है, अब इसमें मैं कलेक्ट करूंगा। देखो आ जाओ, माचिस जलाओ। हवा आ रही तो पंखा बंद कर दो, लगाओ। समझ में आ गई हाइड्रोजन गैस? चलो बाकी पीछे। तो ये पॉप साउंड के साथ हुआ, और किसी को करना है? समझ में आ गया? अब बाकी ये मैग्नीशियम उसमें डल जाए। ठीक है, तो तुमने क्या देखा? दैट इज कंफर्मेटरी टेस्ट, किसका? हाइड्रोजन गैस का। सो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। सब इसी के साथ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक साथ है, अलग अलग चैप्टर में डाला गया। देखो इस चीज को, व्हेन क्या लिखा है, ऑल मेटल्स अबव हाइड्रोजन डिस्प्लेस H2 फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। और अगर यही H2 गैस मैं इसके माउथ पे एक गुब्बारा लगा देता तो उसमें H2 गैस बनती और बांधने पे वो उड़ जाता। यही रिएक्शन करवाते हैं और लोग अब गुब्बारा बेचते हैं बस। ये बड़ा, और 10 रुपए का तेजाब। और थोड़ा सा तुम कुछ ना लो, तुम्हारे घर में एल्यूमिनियम फॉइल है जो जिसमें टेबलेट्स आती हैं, वो कचरा इकट्ठा कर लो दवाई खाने से, और 10 रुपए का तेजाब ले लो, दिन भर गुब्बारा बेचो, पैसा कमाओ। तो कई चीजें हैं। चलो देखिए, व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन क्या है ये भी आ सकता है, लिखो व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर पुट, इसमें पुट किया जाए इन सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। How would you do confirmatory test of released gas? तुम कौन कैसे करोगे? Do confirmatory test of released gas. इतनी बात तुमको समझ में आ गई? आंसर देखिए, जिंक ग्रेन्यूल्स हो या कुछ भी हो, जिंक, मेरे पास जस्ते के भी ग्रेन्यूल्स हैं, तो किसी को भी या टिन के ग्रेन्यूल्स हो तो उनको देखा जा सकता है। इस तरीके के ग्रेन्यूल्स समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे डाल दिया जाए जिंक के ग्रेन्यूल्स, वो काली पड़ गई और लेकिन ऐसे सही है। ये देखो, इसको भी डालेंगे तो वही काम होगा, जिंक के ग्रेन्यूल्स।
ओके, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये था, ओके। तो जिंक ग्रेन्यूल्स को मैंने डाल दिया, तो क्या होगा बताओ? एस कैसे लिखोगे? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। चेक करो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कहाँ है और हाइड्रोजन कहाँ है, और दोनों ही कैटायन है। एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, so it displaces H2 from its salt solution। ठीक है, फ्रॉम एसिड लिखो, यहाँ सॉल्ट सोल्यूशन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ कोई मेटल नहीं है ना, मेटल होने से सॉल्ट माना जाता है, ये तो नॉन मेटल से बना है इसलिए इसे एसिड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एसिड। कोई मेटल तो नहीं है ना इसमें। फ्रॉम एसिड एंड मेक्स इट्स ओन, सेंटेंस पूरा करो आवेश, और मेक्स इट्स ओन, हाँ अब ये सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, इट्स ओन सॉल्ट सोल्यूशन। अच्छा अब जरा 19 पेज पे आप लोगों ने देखा रिएक्शन, इसमें क्या किया गया है, एक टेस्ट ट्यूब ले ली गई है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया गया है और साथ में ये जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, जिंक ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल का मतलब है छोटे छोटी छीलन, और इसके बाद इसे बंद कर दो। बंद करने के बाद इसमें से एक चाहे रबर का ट्यूब कॉर्क लगा के, तुम्हारे घर में कोई पतली सी ऐसी ट्यूब हो तो ऐसी पतली सी ट्यूब लगा दो, और उसके बाद उसको किस में डाल दो, पानी में। ऐसा काम करो। इस तरीके की ट्यूब बाजार में 5 रुपए मीटर मिलती है, तो आप इस तरीके की ट्यूब यूज कर सकते हो। ये सब ट्यूब पतली करके, यही नाभा के बगल जो लक्ष्मी स्टोर है वहां से यही लगा के ऊपर कॉर्क लगा दो, कॉर्क तो होता ही है सबके घर में, यही लगा दो उसमें छेद करके के, और इसको किस में डाल दो, साबुन के पानी में। 19th पेज पे दिया हुआ। तो क्या करोगे बताओ, इसको किस में डाल दिया, अगर सोपी वाटर में डालोगे तो सोपी वाटर में क्या इसमें से बबल्स उठेंगे, H2 के। किसके बबल्स उठेंगे, चेक करो। हाइड्रोजन बहुत हल्की होती है और ये सोप वाटर है, सोप सोल्यूशन। बच्चे भी तो बबल बनाते हैं, तो मुंह से जो हवा फेंकते हैं CO2, वो CO2 के बबल्स हैं। उसमें माचिस की तीली ले जाओगे तो बुझ जाएगी छुआते ही, क्योंकि उसमें CO2 भरी, हम लोग फूक फूक के बना रहे हैं, लेकिन ये तो हाइड्रोजन वाली है। तो इसके जो बबल्स बनेंगे, उन बबल्स पे अगर आप एक माचिस की तीली ले जाओ तो फिर ये कैसे बंद करेगा, इट बर्स्ट विथ पॉप साउंड। अभी आवाज जो सुनी थी, इट कन्फर्म्स। और ये सोप बबल है ऊपर जो बन रहा है, ये सोप सोल्यूशन है। ये सोप बबल के बीच में कौन सी गैस भरी हुई है, बाहर से ऑक्सीजन ले लेके जल जाएगी, H2 और O2 से मिलकर पानी बन जाएगा। H2 जलेगा तो पानी ही तो बनेगा। तो स्पेस में यही रिएक्शन यूज की जाती है, इससे कोई हार्मफुल गैस बनती ही नहीं। वाटर बनता है वही वो पी लेते हैं, H2 फ्यूल के तौर पर यूज करके ले जाते हैं, और उससे जो फ्यूल से पानी बनेगा वो इकट्ठा कर लिया जाता है, और वो पूरा पीते हैं इसमें। ये H2 गैस है, ये सोप बबल, और ये पॉप साउंड। इसको कैसे लिखोगे, 3 मार्क्स का है। मेक्स इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन, द गैस रिलीज्ड इज हाइड्रोजन गैस। सही है, द गैस रिलीज्ड इज H2। H2 गैस रिलीज होगी, इसको रख देते हैं किनारे सावधानी से। ठीक है, इफ इट इज पास्ड थ्रू सोप सोल्यूशन, इसको किससे पास करो, अगर मेरे पास बैलून होता तो मैं फिर उड़ा के भी दिखा देता। रखा है लेकिन मुझे याद नहीं कहाँ रखा बैलून का पैकेट। कुछ 9 के प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, इधर ही कहीं रखा था, वो देखें तो इसी के ऊपर चढ़ा देता, बैलून फूल जाता और बस बांध के उड़ा। सही,
H2 हल्का होता है कि नहीं? वही ऐसा ही रिएक्शन भी कहता है, इट इज पास्ड थ्रू। इसे किससे पास किया जाए बोलो? सेंटेंस पूरा करो मोजी। ये जो H2 गैस है किससे पास की गई है? एक कॉमन सेंस भी होता है, उसी से बता दो। हाँ बोलो। हाँ जब करके दिखा रहे हैं तो कॉमन सेंस ही बता दो, दिमाग क्यों लगा रहे हो? और लिखा है तो पढ़ के बता दो। एक होता है कि भाई रीडिंग स्किल है। किससे पास कर रहे हैं? इससे पास कर रहे हैं क्या? सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन तो क्या होगा? देन soap bubbles containing H2 rises in air. Then soap bubble containing H2 rises in air. If burning splinter is brought, ले आओ उसको near soap bubble, it will burst with a pop sound. This confirms the gas released is H2. सही? If burning splinter is brought by a wish to these soap bubbles, then what will happen? चलो देखो इस चीज को। If burning splinter is brought near soap bubble, it will burn भी लिख सकते हो या burst भी लिख सकते हो, with pop sound. This confirms that the gas released, ये H2SO4 है। जब पूरी रिएक्शन हो जाएगी तो आरिश इसमें क्या बचेगा? बोलो, देख के बताओ वहां से, अपने मन से क्यों बता रहे हो? इसकी इसके साथ रिएक्शन हुई तो इसमें क्या बचा? बोलो। अरे H2 तो उड़ गया, H2 कहाँ बचेगा इसमें? ZnSO4 बचा ना सोल्यूशन। तो ZnSO4 का सोल्यूशन, ये ZnSO4 का ही सोल्यूशन। इसमें मैंने थोड़ा फेरस सल्फेट मिला दिया इसलिए ग्रीनिश लग रहा है, क्योंकि पहले क्लियर था जब बनाया था, वो दूसरा वाला इसमें डाल दिया। समझ में आ गई? सो दिस कंफर्म्स, सेंटेंस पूरा करो, दैट द गैस रिलीज्ड इज, हाँ अभी तुमको कंफर्मेटरी टेस्ट CO2 का बताया जा चुका है 2 इक्वेशन के साथ। H2 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है और O2 का भी है कि अगर उसमें सुलगती तीली डालो देन इट बर्न्स विगरसली विथ, है ना, फ्लेम ग्रोज। दिस कंफर्म्स दैट द गैस रिलीज्ड इज H2। ये कंफर्मेटरी टेस्ट। अभी हमने इसके रूल्स पूरे नहीं लिखे हैं। अभी मैंने आपको सारे मेटल्स के साथ बताया, ऑल मेटल्स बिलो हाइड्रोजन। सेंटेंस पूरा करो। हाँ, गेट डिस्प्लेस बाय हाइड्रोजन, ये बिल्कुल सही बोला। ये कह सकते हो कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, वो खुद डिस्प्लेस हो जाएंगे। कहने का मतलब है ऑल मेटल्स बिलो हाइड्रोजन, अच्छी बात कही है मोहजीत ने, आर लेस रिएक्टिव, ठीक है, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट गेट displaced when H2 gas is passed through it by hydrogen, H प्लस आयन, मतलब हाइड्रोजन से। वो उसे डिस्प्लेस खुद नहीं कर पाएंगे। मैं एक दूसरी रिएक्शन अगर ऐसे लिखूं, H2, ठीक है,
अब एजी आ जाए और एजी कहे मैं अब तुम्हें डिस्प्लेस करूंगा, मैं तुम्हें डिस्प्लेस करके दिखाऊंगा, तो क्या रिएक्शन होगी डियाना? ये नहीं होगा। होएगी नहीं, क्योंकि एजी नीचे है। इसी बेस पे सीरीज बनाई गई है। और जबकि अगर H2 आ जाए और AgNO3 हो तो रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, HNO3 बन जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, दैट इज, और Ag अलग हो गया। यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 लगाओ, तो 2 होने से यहाँ 2 हो गया, तो 2 होने से यहाँ, सही है। एक और चीज देखो, अगली चीज, दैट इज लोअर द नॉन मेटल। इस सीरीज में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, 4 नॉन मेटल भी है। लोअर द नॉन मेटल मोर रिएक्टिव इट इज एंड डिस्प्लेसेस अपर नॉन मेटल। ठीक उल्टा, अपर मेटल लोअर मेटल को डिस्प्लेस करता है। ये देने वालों के लिए सीरीज बनाई गई है, तो भिखारी तो सबसे लास्ट में आएंगे ही, और जो परम भिखारी है वो सबसे लास्ट में आएगा। ये तो लेने वाला सीरीज सिंगल है, लेकिन इसमें लेने और देने वाले दोनों है ना। सो ये डोनर्स की सीरीज है, सही है कि नहीं? क्या लिखोगे, बोलो अगला पॉइंट। लोअर द नॉन मेटल, सेंटेंस पूरा करो आरिश। मोर रिएक्टिव इट इज। आपसे इससे ज्यादा पूछें क्योंकि आप कुछ दिन आए नहीं थे, तो वो मेकअप हो जाएगा। मोर रिएक्टिव इट इज देन अपर नॉन मेटल, सही है, देन अपर नॉन मेटल, एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जैसे मान लो F2 आ गया, ठीक है, और NaCl है, Na ने दे दिया, Cl ने ले लिया, तो F कहेगा मैं तुमसे बड़ा भिखारी हूं, मैंने, तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो मैंने तो 4 दिन से नहीं खाया, हटो, हमको खाना खाने दो, हमको भीख लेने दो। तो सोडियम फ्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेने वालों में भी कंपटीशन, वहां देने वालों में कंपटीशन दिखा, कह रहे हम देंगे, वो कह रहा तुम मत दो हम देंगे, ये सब वही तो है। अब यहाँ लेने वालों का कंपटीशन है, कह रहा तुम मत दो, आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन, यू कैन नॉट, तुमको थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमको तो सेकंड ऑर्बिट में चाहिए। बिल्कुल प्रोटॉन खींचे ले रहे हैं उसके, सेकंड ऑर्बिट में तो और अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की भी स्क्रीनिंग होती है ना, रिपल्सन, थर्ड तक रिपल्सन बढ़ जाएगा। कह रहे तुम्हें क्या जरूरत, हमको जाते तो हमको सेकंड ऑर्बिट। तो अब ये NaF बन गया, Cl को कहेगा जाओ तुम खेलो कूदो, तुमको नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये 2 ये बना और ये 2 बना। बोलो बात समझ आ गई? कहने का मतलब है अगर F2 और प्लस HCl हो तो यहाँ क्या बन जाएगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस। अगर वाटर नहीं है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस, और वाटर है तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। और क्या बन जाएगा? CH2। बोलो बात समझ आई? इसको कहेंगे, नाम लिख लो, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। जबकि ये क्या था? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसकी ये ट्रांसपेरेंट होता रखा हुआ है हमारे पास। समझ में आ गया? बस अगर तुम इतना ही जानती हो तो तुम मुझे ये बता दो कि अगर ये होगा तो क्या होगा, रिएक्शन बता दो, बात खत्म। बस तुमने सही बता दिया। अब जिज्ञासा आप बताओ, नहीं होगी ना? ठीक है, सो दैट इज, जिज्ञासा ने बोला ये नहीं होगी, लिखा ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। क्योंकि इनको ये बात पता चल गई ना, ये लाइन इन्होंने पढ़ ली, नकल करके बताती हैं सब। इन्होंने कहा F ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे, और ये Br, ये डियाना बहुत ईमानदार है, जरा सा भी नकल नहीं करती है। नहीं तो ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है, वो क्लोरीन को कैसे डिस्प्लेस करेगा?
लेस रिएक्टिव में हिम्मत है कि हटा दो, मियाँ बीबी जा रहे हैं और एक ताकतवर आ जाए, जाओ तुम जाओ, हम तुम्हारी बीबी के साथ घूमें, और कमजोर आ जाए ऐसे ऐसे करता होगा, वो उसमें हिम्मत होगी? वो तो खुद ही पैर मार के उसको भगा देगा, ऐसा करेगा। तो अब BR2 क्या कर पाएगा क्या कि हटो, ये बड़ा वेट मांग रहा है और ये छोटा, तो इसलिए दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। अब एक और डियाना से पूछें, क्योंकि इनके टैलेंट का परीक्षा है, दैट इज अगर ये होता F2 + 2HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, तो क्या होती? हो जाती? आई तो छोटा है उसका। तो मतलब लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट है, F में ज्यादा है, तो क्या बनेगा? HF बन जाएगा और I2 बन जाएगा। इनका कहने का मतलब है हाइड्रो आयोडिक एसिड से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन जाएगा। देखो इस चीज को, हाइड्रो आयोडिक एसिड, और इससे क्या बना? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोब्रोमिक एसिड का फार्मूला बताओ। नहीं होगा। फार्मूला तो बता दो, हो या ना हो, हम बना के हम दिखाई देंगे। 2HBr। हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी बन सकता है, ब्रोमीन इसके साथ आएगा, मैं तुम्हें हटाऊंगा। हमेशा ज्यादा शक्तिशाली अपने से कम शक्तिशाली को तड़पा ही रहा, यही दुनिया का उसूल है, यही चीज यहाँ भी हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ब्रोमीन है, अगर इसका सामना आयोडीन से होगा तो क्यों नहीं अपने को ताकतवर दिखाएगा? ब्रोमीन ज्यादा है ना, सही है कि नहीं? जो सबसे नीचे वो सबसे ताकतवर भीख मंगा, जो सबसे ऊपर, इट इज द बेस्ट डोनर, इट इज द बेस्ट एक्सेप्टर। तथ्य तो यही है। तो क्या लिखना है? रिएक्शन बताओ मोहजी। ये बहुत टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड बहुत 20 साल में कोई एक मिलेगा। ठीक है, देने वाले को बाद में लिख रहे हैं, भिखारी को पहले, रंग और राजा बोल दिया। दुनिया हैरानी से इनकी ओर देख रही है। ठीक है, यही माया है, यही भ्रम है जो ये बता रहे हैं। सही है, क्योंकि देने वाला पहले लिखा जाता है, इसीलिए हम समझाते हैं चीजों को। तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड, क्या नाम पड़ेगा? हाइड्रोब्रोमिक एसिड। देखो ऐसे ही मजेदार जवाबों के लिए आप मोहजीद के चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम इन्हें फॉलो करें। चलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, दोनों चीज पूरी समझ आ गई। मेरा फिर भी कहने का मतलब है कि लिथियम इज बेस्ट डोनर एंड, सेंटेंस पूरा करो दिग्विजय। अगर आप शांति चाहते हैं तो दिग्विजय को फॉलो करें। हाँ बोलो। Lithium is best donor, fluorine is best recipient. एक्सेप्ट। दिमाग क्यों लगाने लगते हो? दिमाग लगाना मना है यहाँ, दिमाग नहीं लगाना, बस जो है लिखा बता दो। देखो तुम सरयू पाविंग हो, तुम्हें दिमाग लगाना ही नहीं है। लिथियम इज बेस्ट डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाई फ्लोरीन is best acceptor of electron। इस कॉन्सेप्ट के साथ आप सेकंड और थर्ड चैप्टर के भी जो कोर कॉन्सेप्ट है वो समझ चुके, बड़ी बात। ठीक है, आगे देखिए। अब हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ लिया है, अब हम किसे समझने जा रहे हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। When two salt solution are intermixed with each other, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करते, then
these mutually exchange their ions. वो कह रहे भाई तुम हमारे बच्चे ले लो, हम तुम्हारे बच्चे ले लें, इसका कैटायन उसके कैटायन को एनायन को ले लो, उसका एनायन। दिस इज कॉल्ड, इसको द्विविस्थापन रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों के पास आए हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जरा चेक करो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बुक में डायग्राम बना हुआ है। अगर Na2SO4 का सॉल्यूशन लो एक्वियस, और इसमें क्या डाल दो, BaCl2 डाल दो, तो क्या होगा, दैट इज PaSO4 बन जाएगा। ये नीचे बैठ जाएगा, इतना भारी है। सेकंड ग्रुप में सबसे नीचे भी है, सोचो कितना भारी होगा, नीचे के आइटम भारी होता है, चेक कर लो। और SO4 खुद ही कितना बड़ा आइटम है कि नहीं? तो जो बहुत भारी होते हैं वो नीचे इनसॉल्युबल बन के बैठ जाए। और क्या बन जाएगा, देखो NaCl। फिर से देखो अविश, ये जो Cl2 है ये Na के साथ अगर मिलाओ तो बोलो क्या बनता है, NaCl। और इसको इसके साथ मिला तो इससे बनेगा वाइट प्रेसिपिटेट। क्या बनेगा, और ये नीचे बैठ जाएगा, इसलिए इसको ऐसे लिखा। जबकि ये सॉल्यूशन में सॉल्युबल रहेगा तो एक्वियस। सही है? कहने का मतलब है इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सोडियम ने इसका आयन ले लिया और इसने इसका ले लिया, दोनों ने आयन एक्सचेंज किया कि नहीं आपस में, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। In double displacement reaction, one of the product formed is insoluble. वो insoluble in solution होता है। It either settles down or floats at top। जैसे पनीर का टुकड़ा होता है, वो बीच में टूटता है तो नींबू निचोड़ दो और प्रेसिपिटेट बन गया। जो पनीर नहीं होता फटा हुआ दूध, नींबू डालने के बाद, वही तो प्रेसिपिटेट, उसे क्या कहते हैं? तो वो सॉल्युबल है क्या पनीर? कितना भी घोल लो वो अलग ही रहेगा। सो आइदर इट सेटल्स डाउन एट बॉटम और फ्लोट्स एट टॉप। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये अवक्षेप कहलाता है तथा इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट करके दिखाऊंगा, देखो। ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, one of the product formed is, sentence पूरा करो मोजी, one of the product formed is, yes, it is insoluble and settles down, या तो settles down हो जाएगा at bottom, उसको सुखा के फिर हम इसी डिब्बियों में भर लेंगे, जो प्रेसिपिटेट है वही फिर साथ भर जाएगा। सेटल्स डाउन एट बॉटम एंड और फ्लोट्स एट टॉप। फ्लोट भी कर सकता है हल्का हुआ। ठीक है? दिस इनसॉल्युबल कंपाउंड इज कॉल्ड, जो बनी हुई चीज है उसे क्या कहेंगे? is called, a substance is called precipitate, and the reaction is called, और उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? precipitation reaction। इसको precipitation reaction कहेंगे। जरा देखो, दिस रिएक्शन इज ऑफ इंस्टेंट नेचर, वेरी फास्ट, मिलाते ही हो जाएगी। दिस इज ए वेरी फास्ट रिएक्शन एंड इट
रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल सॉल्ट्स। बोलो NaCl कितना स्टेबल, पूरा समुद्र नमक के पानी से भरा हुआ NaCl। तो अनस्टेबल सॉल्ट्स एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म स्टेबल सॉल्ट्स, यही इसका की कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट। जबकि अभी इन दोनों में मैं संबंध स्थापित करूंगा, डिफरेंस। मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal. Unstable salts mutually combine to form stable salts. This occurs in half an hour. This occurs in half second. Immediate, half से भी कम मिलाते ही हो जाएगा। It is immediate nature, very fast reaction. However, it is of intermediate chemical kinetics. इसकी रासायनिक गति थोड़ी मध्यम है, जबकि इसकी तीव्र है। ठीक है, चलो लिखो, क्या लिखेंगे? This is very fast reaction, and in this unstable salts, ये unstable है, ठीक है, ये less stable salts mutually exchange their ions to form stable salts. This is very fast reaction. In this less stable salts, ठीक है, chemically react to form more stable salts. अब जरा देखो, हमारे पास इसमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट निकालने को पता चले। बेरियम क्लोराइड को पहले पता करना, मुझे आना नहीं बताया। बेरियम क्लोराइड हमने बताया और सोडियम सल्फेट भी रखा, दोनों अगली बगल रखते हैं। ये देखो, पहले इन दोनों की रिएक्शन कराइए, तो मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिखाऊंगा। तुमको कुछ दिखा? बिल्कुल वाइट हो गया, लेकिन अभी तुमको लग रहा है कि ये तो पूरे में सॉल्युबल है। सॉल्युबल नहीं, इसको 10 मिनट रहने दो, और 10 मिनट रहने के बाद हम देखेंगे ये सीधा नीचे बैठ जाएगा। थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना, मिल्क ऑफ लाइम को ही नीचे बैठने में समय लगा था, तो इसको 10 मिनट में रहने देता हूँ, और आफ्टर दैट वी विल सी। और इससे पहले हम दूसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करें जो अगले पेज पे की, जरा उसे भी देखो। तो यहाँ आपने देखा ना, वाइट प्रेसिपिटेट, अब भूलोगे तो नहीं, केस स्टडी क्वेश्चन आएगा कि वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। अगला देखो, ना नेक्स्ट इज वी विल सी। अगली रिएक्शन दिखी है आपको अगले पेज पे? बताओ KI की किसके साथ कराई गई है, जरा देखिए तो। लेड नाइट्रेट के साथ। सो ये A है, ये दोनों ही 3-3 नंबर के, इतनी इंपॉर्टेंट है। PbNO3 होल ट्वाइस, और इसकी किसके साथ रिएक्शन है बताओ? KI के साथ। इन दोनों का वीडियो भी देख लेंगे। तो एक्सचेंज करो जरा जिगिशा। ठीक करो। I की तो सिंगल वैलेंसी है, Pb की कम से कम 2 तो लो, 2 और 4 होती है। PbI2 और क्या बनेगा? ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। जो प्रेसिपिटेट है उसे सॉलिड कहा जाता है, वो बैठ जाएगा। और दूसरा KNO3, दोनों की सिंगल होती है। चूंकि यहाँ 2 है तो इसलिए यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगाओ, अब बाकी सब बैलेंस है। इसका येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट बनने जा रहा है, जो अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखें। ठीक है, इसका कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा? येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। इसको कहेंगे लेड आयोडाइड। ये पोटेशियम नाइट्रेट। अभी ये दोनों ही रिएक्शन मौजूद बताएंगे और हमसे एक पेन पाएंगे। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये भी कलरलेस,
ये भी कलरलेस। जब व्हाइट सॉल्ट को डालते हैं पानी में तो कलरलेस हो जाता है। अच्छा, ये भी कलरलेस, लेकिन ये जो है ये येलो प्रेसिपिटेट, कलरलेस। सोडियम क्लोराइड के बारे में तो तुम जानते ही हो, नमक के पानी को, क्या ये कलरलेस होता है? और ये दोनों भी क्या थे, अभी देखा आपने, कलरलेस और कलरलेस। सही तो बना व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब जरा देखो, जब तक उसे बैठने दो, जितने देर में भी बैठे, लेट अस सी अदर रिएक्शन। चलो, इनका काम खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे, दो चीज देखी गई है, कौन कौन सी, लेड नाइट्रेट और के आई। यहाँ पे ये दोनों ये है, लेड नाइट्रेट और के आई। देखो इनकी रिएक्शन देखेंगे, येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। सही है, लेड नाइट्रेट दोनों कलर वाइट है, ठीक है, ये देख लो, सही, दोनों वाइट हैं, बट इससे कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। और कलरलेस सॉल्यूशन से क्या होगा, एक उसमें इनसॉल्युबल होगा, जैसा मोदीप ने बताया, वो नीचे बैठ जाएगा, वो येलो कलर का। अब देखो, तो ऐसा करता हूं मैं, इसमें बना देता हूं, बड़ी इसमें ले लिया पानी, इसमें बना देते हैं, और एक इसमें ले लेते हैं, इसको छोड़ो, और एक दूसरे में डाल देंगे तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है, दो में बना दो। चलो, ये देखिए, ये क्या है, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को थोड़ा सा ले लें इसमें, लेड नाइट्रेट ले लिया, और दूसरा क्या ले लिया, के आई। ये इसमें के आई ले लेंगे, इट इज लिटिल कॉस्टली, क्योंकि आयोडीन है ना, आयोडीन अपने आप में ही सबसे कॉस्टली होता है, तो के आई ले लो। अब इन दोनों को मिला लेते हैं। ना, ये मैंने के आई का सलूशन बना लिया, जो कि ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई कलर नहीं है। अब एक बार इसको साफ कर लें, जिससे कि ये पहले ही येलो ना हो जाए, दिखाने से पहले ही। ये बीकर गंदा होगा, अदरवाइज सलूशन ही घटिया होगा, ठीक है। ये है लेड नाइट्रेट, वाइट होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, सलूशन में कमी है, या तो पानी में कमी है, सलूशन में। अब इसको मैं क्या करूं, किसमें डालूं, दोनों कलरलेस आप मान लीजिए, मैं वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। ये लेड नाइट्रेट है और ये के आई है, चेक करो। तो इसको इसमें डाल दें, तो इसका कैसा कलर हो गया। लेकिन अभी इसे हमें वेट करना पड़ेगा, इसको थोड़ी देर बाद ये नीचे बैठेगा, अभी बैठा नहीं है, समझ में आया। तो हम लोग थोड़ी देर वेट कर लेते हैं जब तक बैठेगा, बाकी हम लोग पढ़ते जाते हैं। ना, अब तुम्हें पता चल गया कि किस तरीके की रिएक्शन होती है। इट सेटल्स डाउन एट बॉटम, ओके, और फ्लोट्स एट टॉप। हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ ली है, यही दोनों तरीके की है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन उसके पहले मुझे एक पेन देना है, मोजीद को वादा किया हुआ है, बोलो।
BaSO4 plus 2 NaCl, दूसरा PbNO3 plus अच्छा ठीक है, आप बताओ। dolichethane voltage. Na2SO4 plus BaCl2 gives Ba Ba2 Ba2 BaSO4 plus NaCl. दूसरी बताओ। PbNO3 whole twice PbNO3 whole twice plus Ki gives Ki PbI2 plus KNO3. ये बात समझ में आ गई? आशना तुमको भी एक पेन मिल सकता है। इतनी बात हो। चलो अब आगे बढ़ें। ठीक है, नाउ थोड़ा आपसे कराएंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे। लिखो, डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Write two balanced chemical equation for precipitation reaction. And write color of precipitate. यहां तक बात समझ आ गई? राइट 3 मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट। राइट 2 मेटल टू नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब समझते हो? हाइड्रोजन के साथ। और राइट 1 नॉन मेटल टू नॉन मेटल। एक ही लिखनी है, टू नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। Write down reactivity which is the strongest donor? And can displace all other metals, which is the strongest acceptor? एक स्ट्रॉन्गेस्ट डोनर लिखना है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेप्टर लिखना है।
सिंपली रिएक्शन ही, ज्यादा कुछ नहीं है, सब रिएक्शन ही है और कुछ नहीं पूछा। चलिए इसके अलावा एक सवाल मैं करा रहा हूं, उसको पूछूंगा, वो इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट, बुक का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर बता दो तो मैं डाल दूं। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अगर ये आज प्रेसिपिटेट नहीं बना तो मैं ये कल के लिए छोड़ दूंगा, कल फिर तुम्हें दिखाऊंगा, इसको ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि ये एसी के नीचे है ना, तो थोड़ी हीट लगनी चाहिए, वो ठंडक मिल रही है। मिला क्वेश्चन बुक में 13 है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 कैसे हो गया। हाँ ठीक है, यही है क्वेश्चन नंबर 13। लिखो दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये मेटल भी करता है, नॉन मेटल भी करता है। व्हेन मोर रिएक्टिव metal displaces less reactive metal from its salt solution and makes it makes its own salt solution. It is displacement reaction. When two aqueous salt, दो जलीय विलयन, two aqueous salt solution exchange mutually exchange their ions. परस्पर, म्यूचुअली का मतलब परस्पर, exchange their ions, ठीक है, it is double displacement. चलो, it is its chemical kinetics, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन इज इंटरमीडिएट, तुरंत नहीं होती है। देखा आपने, एक दिन लग गया तब जाके उस पर कॉपर इकट्ठा हुआ, टाइम लैप्स भी है जितने वीडियो दिखाए गए। सो इट इज इट्स स्पीड ऑफ रिएक्शन, इसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी। ये चैप्टर है तुम्हारा अगले क्लास में। तो इट्स स्पीड ऑफ रिएक्शन, हर रिएक्शन का तुमको टाइम वहां बताना पड़ेगा, तो वो अगला क्लास में। इट्स स्पीड ऑफ रिएक्शन इज इंटरमीडिएट, मतलब ऐसा नहीं कि सालों लग जाए, हाँ जितना दही जमने में लगता है उतना लगेगा। H2 और O2 को मिलने में 10⁻36 ईयर्स लगते हैं, तो समझो ये हवा में है और मिल पा रही है, अभी बोलो कितने सालों बाद धरती में मिल जाएगी पानी बना, अभी दोनों है लेकिन मिल नहीं पा रहे ना। 10⁻36 ईयर्स, इतनी स्लो है। और ये इट्स स्पीड ऑफ रिएक्शन इज इंस्टेंट, तुरंत ही मिलाने से होगा कि समय लगा था, बताओ। इट्स स्पीड ऑफ रिएक्शन इज इंस्टेंट। अगला देखो, इट इज बेस्ड, ये किस पर बेस्ड है, ऑन रिएक्टिविटी सीरीज।
सही है। अच्छा, ये जो भी चीज़ है एंड वाइस वर्सा, मैंने सिर्फ मेटल का लिखा है लेकिन वाइस वर्सा भी चलेगा, नॉन मेटल भी होता है, तो वो मैं लिखना भूल गया हूँ। अगर ओन सॉल्व सोल्यूशन एंड वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि इसका अपोजिट, वाइस वर्सा का मतलब है कि दिस इज ट्रू विद नॉन मेटल ऑल्सो। आप बस तुम मन में समझ लो, इतना लिखने की जरूरत नहीं। 10th के केस के लिए इतना ही है, मेटल का दिया, लेकिन तुम्हारे मन में होना चाहिए कि नॉन मेटल भी करता है। अब देखो ये किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लेस स्टेबल सॉल्ट एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म मोर स्टेबल सॉल्ट। ये इस तथ्य पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, आरिश लिख रहे हो, ये सब बुक में ही मिल जाता है तुमको। दैट सेंटेंस पूरा करो आरिश। सही है। लेस स्टेबल सॉल्ट्स exchange their ions to form more stable salt. इसमें क्या होगा? इसमें मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल होगा तो गैस होगी, नॉन मेटल गैस होती है ना, Cl2 निकल गई, F2 निकल गया, ऐसा कराया था कि नहीं? तो is displaced, और इसमें क्या होगा? in this precipitate is formed, उसमें मेटल या नॉन मेटल डिस्प्लेस होता है, और इसमें क्या होता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म। प्रेसिपिटेट इसमें नहीं फॉर्म होता, इसमें मेटल या नॉन मेटल नहीं डिस्प्लेस, अलग अलग चीज है कि नहीं? in this precipitate is formed। ठीक है, अब जरा देखो, पिछले वाले आपके टेस्ट में एक सवाल गलत हुआ था, उसको फिर से कराना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, विद हेल्प ऑफ O2 to release energy is called, इसको क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। As it takes place in cell, that is in mitochondria, so it is also called cellular respiration। इसलिए इसे और क्या कहेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन। ये ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जो डायफ्राम के ऊपर नीचे होने से होती है। सांस ऊपर गई, डायफ्राम में बीच में, ऊपर गया तो फेंक दिया, नीचे गया तो अंदर ले लिया। ब्रीदिंग नहीं है, ये सेल्स में हो रही है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन, उससे हर जगह एनर्जी। इट इज केमिकल प्रोसेस, ये तो कोई बात नहीं। ये देखो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। हर्षवर्धन सेंटेंस पूरा करो। बोलो। C6 H6 वो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बोलो। 6O2 प्लस 6O6 CO2 हाँ, और प्लस 12H2O 12H2 और 36 ATP 30K। 8 सही है। देखो पहले दिन इन्होंने ये बता दिया था और आज नहीं बता पाए। बस तुम दोनों में, एक तेज और कमजोर बच्चे में रिवीजन का फर्क है। खाना वही खा रहे हैं, ये थोड़ी कि ये सस्ता आटा खा रहा है घर में 15 रुपए किलो आ रहा, सिर्फ रिवीजन का फर्क है। माइंड सेम है। पहले दिन देखो कैसे स्मार्टली बताए थे, जब पूछा था हम प्रभावित हो गए थे, आज पता चल गया।
ये किताब जो यहाँ से पढ़ के नोट्स बनाता है कचड़े में डाल देता है, इतना ही फर्क है। अब देखो ठीक है, पढ़ाई की इसके लिए कीमत नहीं है, ये जानता है कि आगे चल के ठेला भी लगा देंगे, रेहड़ी पट्टी लगा देंगे, इसकी ऊंची सोच नहीं, बस फर्क इतना ही। तुम्हारे लिए मरने जीने का प्रश्न है। चलो, या बहुत पैसे वाले पापा होंगे तो संगमरमर की खदानें होंगे, खुदवाने, दोनों चीजें होती हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? दो चीजें होती हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है आरिश, और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होती है। व्हाट डज इट मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड? बोलो। केमिकल कंपाउंड्स दो तरीके के हैं, बोलो। मौजूद बताना नहीं इसको। ऑर्गेनिक क्या है और इनऑर्गेनिक क्या है? बोलो। What is synthesized inside organism? हम लोगों के अंदर या पेड़ों के अंदर जो भी ऑर्गेनाइज और सिंथेसाइज हो रहा है। कई लोगों ने तो इसने जो है फोटोसिंथेसिस पूछी, फोटोलिसिस पूछी तो फोटोसिंथेसिस लिख दी। अरे लिसिस का मतलब टूटना और सिंथेसिस का मतलब बनना, उसमें अंतर नहीं स्थापित कर पा रहा है। फोटोलिसिस में फोटोसिंथेसिस लिख रहा है, लिसिस जबकि मैंने लिखा दिया था एटिमोलॉजी। लिसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग। दोनों में फर्क तो समझो। समझ में आ गया? बड़े क्लास में आ गए हो। अब आगे देखो, वॉट एवर इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड, ये हम बोलते रहेंगे जब तक आप हमारे लेवल तक नहीं आ जाते, ये तुम्हें सुनना पड़ेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? हमें डिजायर्ड लेवल चाहिए आपसे। यहाँ देखो, जो भी हमारे शरीर में या पौधों में या पेड़ों में सिंथेसाइज होता है वो ऑर्गेनिक है। जो ऑर्गेनिज्म में बन रहा है वो क्या है? और जो बाहर फ्रीली मिल रहा है विच इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि H2O, CO2, वो इनऑर्गेनिक। बोलो, बात समझ आ गई? व्हाट इज सिंथेसाइज्ड, वॉट एवर इज synthesized in organism is called, उसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए एसिटिक एसिड, ये हम लोग बन रहा है। यूरिया NH2CONH2, हम लोग क्या सिंथेसाइज करते हैं? दैट इज यूरिन बन जाता है उसका, अगर वाटर मिल जाए। है यूरिया लेकिन बन तो यूरिन जाता है। और एसिटिक एसिड भी तुमको बताया था, सोडियम एसिटेट से। ये सब हमारे अंदर बनता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? वॉट एवर इज फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक। जैसे H2O, ये बाहर खूब मिल रहा है। CO2, O2, ये सभी इनऑर्गेनिक। बोलो, बात समझ आ गई? तो अब हमने ये देख लिया ऑर्गेनिक क्या है, और क्या देख लिया बताओ? इनऑर्गेनिक क्या है। तो आगे चलकर जब आप पढ़ोगे तो आपकी फिर अलग अलग केमिस्ट्री भी होगी। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी और एक क्या होगी? इनऑर्गेनिक। दो अलग अलग तरीके की केमिस्ट्री हो जाएगी। देखो, इसमें दो केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक भी है। 12th की बुक मिलेगी आपको। तो हाफ इसमें ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक की भी मेरे पास 6 किताबें रखी हुई हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है और इनऑर्गेनिक। तो जब आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे तो ये देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये फेमस है सबसे। तो ये क्लास 11th और 12th में आप पढ़ लोगे। केमिस्ट्री की 2 बुक होंगी, एक ऑर्गेनिक होगी और एक इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक की है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। समझ में आ गई बात आपको कि नहीं? तो एक ऑर्गेनिक हो गई, एक इनऑर्गेनिक। ये मैंने क्यों बताई? यहाँ देखो, प्लांट्स विद हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक H2O और CO2। क्योंकि डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए ना, इनऑर्गेनिक होता क्या है।
plants with help of inorganic substance like H2O and CO2, ठीक है, in presence of sunlight and chlorophyll, prepare food. It is photosynthesis. अच्छा, इनके बीच में भी डिफरेंस है कि कौन सी एंडोथर्मिक है कौन सी एक्सोथर्मिक। बुक का 11वां क्वेश्चन, दैट इज 6 CO2 और 12 H2O। सनलाइट, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन निकालेंगे, ये वाटर और CO2 लेकर एटमॉस्फेयर से क्लीन करते हैं एटमॉस्फेयर को। और साथ में क्लोरोफिल, दैट इज C6H12O6 और साथ में 6O2 और साथ में 6H2O और बस इतना ही होगा। इसमें एनर्जी रिलीज है और इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब। सही है, कहने का मतलब है डिफरेंशिएट between displacement and double displacement case। Define respiration and photosynthesis with needful chemical reaction। Define respiration and photosynthesis। respiration को define करना है और किसको, photosynthesis with needful chemical reactions। इतनी बात हो गई। राइट वन एंडोथर्मिक रिएक्शन विच इज गिवन इन बुक। चेक करो, सबने गलत किया है। राइट वन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये किसान ने सही किया, विच इज गिवन इन बुक। मिली डियाना, बुक में मिली, बताओ। बताओ, अमोनियम क्लोराइड में क्या मिलाया तुमने? बेरियम, बोलो। और क्या बन गया? बेरियम क्लोराइड। और लोग भी बता दो किस पेज पे है। ये सही है। चलो धीरे धीरे बैठ रहा है, थोड़ा थोड़ा बैठा, कल तक ही होगा। ये दोनों की यही हाल है। इसमें हो गया, देखो दूसरे में नहीं हुआ। नीचे बैठ गया, ऊपर पानी, नीचे बैठ गया। ये देख लो, दूसरे में थोड़ा बैठा, दिख रहा? कब तक ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अभी तुम वेट करो, मैं इसको रखूंगा। तो थोड़ा सा बेरियम सल्फेट, अभी इसमें क्या ना, बेरियम सल्फेट थोड़ा सॉल्युबल होता है, वो भी बैठ जाएगा। सही है, कल इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट।
अच्छा, जबकि दूसरे में क्या है, ये दूसरे में थोड़ा बैठा, तुमको दिख सकता है नीचे, लेकिन कल दिखाएंगे। ये बिल्कुल नीचे बैठा हुआ दिखेगा, मुझको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो इसको इसको ये लो, इसमें देखो, नोट करना है, नोट करो। शाम के साइंस की क्लास इसी के आगे पूरा कराएंगे चैप्टर। ये लो, एंडोथर्मिक ये लिखो ना, अभी बता तो दिया। यही है थर्मिक है, तो तुम फोटो का क्यों लिखो? लिखो, एक सवाल और है, ठीक है। ड्रॉ डायग्राम ऑफ रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स with dilute H2SO4. Write reaction and confirmatory test. Of gas release. सब एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं, all are marks taking question. सर ये एक्टिविटी सीरीज टेक्स्ट बुक की लिख सकते हैं? टेक्स्ट बुक लिख दो।